रेशमा एक बेहद खूबसूरत 20-22 साल की कमसिन लड़की थी। किसी एंगल से वो काम वाली बाई जैसी नहीं दिखती थी। छरहर गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, रेशम जैसे लंबे बाल, जो उसे एक नजर देख ले वह देखता ही रह जाए। लेकिन थी वह एक काम वाली बाई। हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाजिया खान जी की लिखी एक रोमांचक कहानी। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम कोई जादूगरनी हो ना, हर चीज पर जादू चला देती हो। अमृत की बातें रेशमा को जहर लग रही थीं, पर वह चुपचाप खड्डी थी। अरे वहां क्यों खड्डी हो, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। जी, मैं खाना खा चुकी। रेशमा अपनी जगह से हिली भी नहीं। चलो खाना मत, मुझे कंपनी ही दे दो, बैठो ना। नहीं छोटे सर, मैं ठीक हूं, वह सकुचाते हुए बोली। लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूं ना, बेहाल हुआ जा रहा हूं, प्यार से बुला रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या। अमृत झटके से उठकर रेशमा के सामने जा पहुंचा और उसकी कलाई पकड़ ढकर मरोद्दा दी। रेशमा की आंखों में आंसू भर आए। वो गिड़गिड़ाने लगी, सर प्लीज जाने दीजिए ना। जाने ही दे रहा था, इसलिए इतनी डीठ हो गई हो तुम। मालिक की सेवा करना फर्ज है तुम्हारा, भूल गई। आओ अपने मालिक की सेवा करो। आज कितने दिनों बाद घर खाली मिला है, हमें रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है। आज मौका भी है, मुझे खुश कर दो। अमृत अब उसे दीवार से सटाए दोनों हाथों से उसका रास्ता रोक के खड़ा था। शराब का अजीब सा गंध रेशमा की नाक से टकराया। उसने बेबसी से इधर उधर देखा। पूरे घर में सन्नाटा था। आज सर और मैडम बाहर गए थे ड्राइवर के साथ। बाकी सब नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। ये बात रेशमा को यहां आकर ही पता चली और वह तभी से पछता रही थी। वह चाहे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अच्छी बुरी नजरों को पहचानने की समझ तो हर लड्ढैकी में होश संभालते ही आ जाती है। अमृत के आसपास उसे हमेशा घबराहट होती थी। उसकी एकसरे करती नजरें उसे कपडढ़ों के पास त्वचा के अंदर रेंगती सी लगती और वह सिहर जाती। उसकी तमाम तारीफों और मीठी मीठी बातों से उसे घिन्न आती थी। रेशमा अचानक से झुकी और अमृत की गिरफ्त से निकलकर बाहर भागी, लेकिन अमृत ने चीते की तरह झपट्टा मारकर उसे लॉन में धर दबोचा और जबरन रेशमा को अपने बाहों में जकड़ लिया और बेतहाशा रेशमा को चूमने लगा। रेशमा को समझ में नहीं आ रहा था वह करें तो क्या करें। फिर पूरी ताकत से उसने अमृत के हाथ को काटकर वह मेन गेट की तरफ दौड़ दी। न जाने कैसे उसमें इतनी ताकत आ गई कि इतने ऊंचे बंद मेन गेट पर चढ़कर बाहर निकले नुकीले तीरों से कटकर घायल हुए, हाथ पैरों की परवाह न करते हुए रेशमा गेट के पार कूद गई। तभी तेज रोशनी ने रेशमा की आंखें चुंधिया दी और वह कार से टकरा गई। ड्राइवर ने कार रोकी और लपक कर उसे गोद में उठाकर अंदर ले आया। अंदर अमृत के बदहवास हुलिये लॉन में पढ़े रेशमा के दुपट्टे ने मिस्टर एंड मिसेस माहेश्वरी को सारा मामला समझा दिया। दुख और गुस्से से कांपते माहेश्वरी जी ने लॉन में पढ़ा लोहे का पाइप उठाया और अमृत को बेतहाशा पीटने लगे। उनका गुस्सा देखकर किसी की बीच बचाव की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मिसेस माहेश्वरी से बेटे की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उस पर झुकते हुए रहम की भीख मांगने लगी। तब माहेश्वरी जी होश में आए। हाँफते हुए उन्होंने पाइप फेंका और सीने पर हाथ रखकर वहीं बेहोश हो गए। एम्बुलेंस आ चुकी थी। अमृत को सिर में 10 टांके आए और हाथ पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर था। रेशमा के जख्म गहरे नहीं थे, उसकी मरहम पट्टी कर दी गई। लेकिन माहेश्वरी जी को मेजर हार्ट अटैक आया। उनकी सर्जरी चल रही थी, हालत गंभीर थी। उनकी अप्रोच और पावर की बदौलत पुलिस या मीडिया को मामले की खबर नहीं हुई। सब कुछ सीक्रेटली हैंडल किया जा रहा था। माहेश्वरी जी 15 दिन बाद घर आए। सब घर वाले उनके आसपास जमा थे। आज माहेश्वरी जी बेहद उदास और टूटे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत बड़े बोझ के तले वो दबे हुए हों। माहेश्वरी जी कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। कहते हैं पुरखों के कर्म फल की सजा बच्चे भुगतते हैं। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं। कहते हैं अपने पाप पुण्य के नतीजे हमें इसी दुनिया में मिलते हैं। मैंने यह देख भी लिया। यह कहते हुए माहेश्वरी जी की आंखें नम हो चली थीं। माहेश्वरी जी कुछ देर के लिए रुके, फिर बोलना शुरू किया। यह कहानी शुरू हुई थी आज से 30 साल पहले, जब मैं 16-17 साल का था।
दाई माँ पीताम्बरी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें मैं पीतो अम्मा कहता था। उन्हीं के हाथों मेरी परवरिश हुई। वह महज नौकरानी नहीं, हमारा परिवार का एक हिस्सा ही थी। इसी भरोसे वे काम के लिए अपनी बेटी चांदी को अपने साथ लाने लगी थी। चांदी उस वक्त यह कोई 16 साल की होगी। जैसी नाम वैसी ही उजली, चमकती, निर्दोष, निश्चल, मासूम मेरी ही उम्र की थी। पारे जैसी चंचल, हिरनी जैसी फुर्तीली। जो उसके हाथ की चाय पी लेता, दुनिया में और किसी की चाय पसंद ना आती। खाना बनाने में भी माहिर, चक्री की तरह घूमती रहती और सारे काम निपट आती। लड़डकपन का दौर था और पहली बार किसी लड़डचकी से बात करने, उसके साथ इतना समय साथ बिताने का मौका मिला था। पीतो अम्मा मेरी माँ जैसी थीं, लेकिन सगी माँ तो नहीं थीं। पर वे मुझे अभी भी अपना नन्हा मुन्ना गोलू ही समझती थीं, जबकि मैं गौरव माहेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड का इकलौता वारिस खुद को साबित करने की होड़ डच में लगा हुआ था। चांदी को दुनिया घूमने का, नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। मैं जब भी कहीं बाहर जाता, ढेर तस्वीरें खींचता, उसे हर जगह के बारे में बताता और सबसे नजरें बचाकर उसे खूब तोहफे देता। किसी न किसी बहाने उसके कोमल बदन टच करने की कोशिश करता। उसे छूते ही मेरे शरीर में एक अजीब से गुदगुदी होने लगती। आखिर वह भी उम्र के उसी दौर से गुजर रही थी जिसमें मैं था। उसे भी मेरी तारीफें, मेरा साथ, मेरा उस पर ध्यान देना, उसे स्पेशल महसूस कराना अच्छा लगता था। हम दोनों के बीच चाहत के फूल खिल उठे थे और एक अनकहा मजबूत रिश्ता बनता जा रहा था। सब ठीक चल रहा था कि तभी मेरे पापा ने तय किया कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे लंदन जाना चाहिए। इससे हम दोनों ही चिंतित हो गए। एक दूसरे से दूर होने का सोचते ही दोनों को घबराहट होने लगी। मैं 21 का हुआ नहीं था, इसलिए कोर्ट मैरिज कर नहीं सकते थे। वैसे भी पापा को पता चल ही जाता। तब हड़बड़ाहट में हमने फिल्मी स्टाइल में शहर से दूर एक मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर, सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। हमें उम्मीद थी कि अब हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा। अब चूंकि चांदी का डर दूर हो चुका था, अब हम रात का इंतजार करते, जब घर परिवार वाले सो जाते। हम दोनों रात भर प्यार भरी बातें करते, एक दूसरे के बाहों में खो जाते। दो जिस्म एक जान बन चुके थे हम। चांदी मुझ पर हक जमाकर बात करती थी, मेरा नाम नहीं लेती थी, पत्नी की तरह मेरा ध्यान रखती थी। एक आवाज पर दौड़ी चली आती, कमरा सजाती, जूते से रूमाल तक सब सहेज कर मेरे हाथों में देती। यह बदलाव घर वालों की नजरों से बचा नहीं रह सका। मम्मी और पीतो अम्मा दोनों ही बहुत कुछ समझ रही थीं, पर खामोश थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। उन्हें लग रहा था कि जल्दी ही मैं चला जाऊंगा और 3 साल से पहले नहीं लौटूंगा तो क्यों बेकार ही रोक टोक की जाए। बस अब यह हुआ था कि पूरे टाइम हम दोनों पर किसी न किसी की नजर रहती थी। उस टाइम मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे। उस वक्त लैंडलाइन फोन का ही सहारा था। लंदन रवाना होने से पहले आज की रात हमारे मिलन की आखिरी रात थी। चांदी को अपने बाहों में भरते हुए मैंने कहा था, चांदी, मैं तुम्हारे बिना इतनी दूर कैसे रह पाऊंगा। मेरी बातें सुनकर चांदी की आंख भर आई। चांदी अपने आप को संभालते हुए बोली, क्यों चिंता करते हो, 3 साल की तो बात है, यूं ही देखते देखते गुजर जाएंगे। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहकर चांदी अपने आंसुओं को रोक ना सकी और मुझसे लिपटकर एक बच्चे के भांति रोने लगी। खूब सारी कस्में वादे के साथ मैं लंदन रवाना हुआ। दूर रहना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, खासकर नए बने रिश्ते के बाद। लंदन पहुंचकर मैंने फौरन लैंडलाइन से घर पर फोन लगाया, इस उम्मीद में कि चांदी फोन के आसपास ही होगी। लेकिन मां ने फोन उठाया। मैंने पीतो अम्मा के बारे में पूछा तो उन्हें फोन दे दिया। मैं भावुक होकर उनका और चांदी का हालचाल पूछा। इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकता था। फिर तो मैं रोज फोन करता इस उम्मीद में कि कभी तो चांदी से बात हो, लेकिन नहीं हुई। मैं नए देश में पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती में व्यस्त हो गया। इतनी आजादी और खुलापन मेरे लिए सपना ही था। वहीं पापा ने मेरी मुलाकात प्रिया सक्सेना से कराई। वे चाहते थे हम एक दूसरे को पसंद करें ताकि उनके और सक्सेना अंकल, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए।
प्रिया एक तेज तर्रार, आत्मविश्वास से भरी, लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। प्रिया मॉडर्न और बहुत खूबसूरत लड्डैकी थी। उसकी आंखों में एक गजब सी कशिश थी। उसे देखकर मैं फिदा हो गया था। मेरा मन न चाहते हुए भी चांदी से उसकी तुलना करने लगता। मुझे अफसोस होता कि मैंने जल्दबाजी में एक काम वाली से रिश्ता जोड़ ढलिया। धीरे धीरे चांदी की यादें मन से मिटती जा रही थीं। पढ़ाई पूरी होते ही मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी कि चांदी का सामना कैसे करूंगा, उससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। फिर मन में यह ख्याल आता कि चांदी को बाई बनाकर घर में रखूंगा और प्रिया से शादी करके दो बीवियों का सुख पाने की कमीनी सोच भी मन में कोई बार आई। लेकिन मुझे वह मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। घर पहुंचकर मम्मी ने बताया कि चांदी की शादी हो चुकी है। मेरे जाने के कुछ समय बाद ही और पीतो अम्मा उसी के साथ रहने चली गई। मुझे खुश होना था, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस अहंकारी बच्चे की तरह जो किसी और को अपना खिलौना देने की बजाय उसे तो डच देना पसंद करता है। मैं चांदी की जान ले लेना चाहता था। बस 3 साल इंतजार न कर सकी मेरा, पर कुछ ही दिनों में मन शांत हो गया। प्रिया सक्सेना मिसेस प्रिया माहेश्वरी बनकर मेरे घर आ गई और अगले ही साल अमृत हमारी गोद में था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2 साल पहले पीतो अम्मा मेरे ऑफिस मुझसे मिलने आई। उनको देखकर पूरा अतीत मेरी आंखों के आगे लहरा गया। उन्होंने जो बताया मैं तो सन्न रह गया। पीतो अम्मा ने कहा, गोलू बेटा, तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि चांदी पेट से है। मैंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसे कहा कि बच्चा गिराकर जल्दी से उसकी शादी तय कर देती हूं। यही रास्ता बचा है। लेकिन वह रट लगाती रही कि उसने कोई पाप नहीं किया। तुमने उससे शादी की है, वह तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा बच्चा बिना तुम्हारी रजामंदी वह नहीं गिराएगी। मुझे मालूम था यह पागलपन है, पर एक मजबूर मां क्या करती। मैं मैडम से तुम्हारा नंबर मांगने गई तो उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने मुझे गलत नंबर दे दिया और मेरी जासूसी कराई। उन्हें सब माजरा पता चल गया। उन्होंने जबरदस्ती चांदी का अबॉर्शन कराने अपने गार्ड को भेजा, लेकिन वह चलती गाड़ी से कूद गई। भीड़ लगने की वजह से गार्ड भाग निकला। चांदी को बहुत चोटें आईं, लेकिन उसे लेकर मैं गांव भाग आई। गहरी चोटों और ठीक से इलाज और खुराक न मिलने से वह बहुत कमजोर हो गई थी। रेशमा को जन्म देते हुए चांदी ने भावुक होकर लड़खड़ाते लफ्जों से कहा, यह बच्ची हमारे प्यार की निशानी है मां। इस बच्ची को उनके पिता तक जरूर पहुंचा देना। इतने ही कहकर वह चल बसी। मेरे पास तो जीने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक नन्ही जान रेशमा मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने वह उठाई भी, पर अब शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम्हारी बेटी रेशमा अब जवान हो चुकी है। अब मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अब तो डीएनए की जांच से सब पता लग जाता है। जांच करा लो, तसल्ली कर लो। यह चांदी का अस्थि कलश और तुम्हारी बेटी मैं तुम्हारे हवाले करती हूं। हिचकियों से रोते हुए पीतो अम्मा ने मुझे कलश सौंपा और मैं इतना बड्ढा कमीना कि सोच रहा था, अगर मैंने इन्हें भगा दिया और इनकी नातिन ने मुझ पर पिता होने का केस कर दिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। जायदाद में हिस्सा अलग देना पड़ रहेगा। तो मैं रेशमा को नौकरानी बनाकर यहां ले आया, यह कहकर कि यह पीतो अम्मा की नाती है। पीतो अम्मा विरोध न कर पाई कि उनको सर्वेंट क्वार्टर और काफी पैसे मिल गए थे। विरोध करने पर उनकी और रेशमा की जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन अकेले में मैं जब भी चांदी के बारे में सोचता, उस मासूम ने जो सहा वह सोचता, तो मेरी अंतरात्मा मुझे कोड्ढे मारती। दिन रात रेशमा को अपने सामने देखकर मुझे उसकी याद आती और मैं हार्ट पेशेंट बन गया। लेकिन उस दिन हमारा बेटा अमृत जो अनर्थ करने जा रहा था, उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं अमृत से बड्ढा पापी हूं। वह तो जानता भी नहीं कि वह जिस पर बुरी नजर गड्ढाए है वह उसकी बड्ढी बहन है। ईश्वर ने मुझे पुनर्जीवन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दिया है। मैं गौरव माहेश्वरी आज सबके सामने यह ऐलान करता हूं, चांदी माहेश्वरी को अपनी ब्याहता स्वीकार करता हूं। संपूर्ण विधि विधान से उसका श्राद्ध करूंगा और रेशमा माहेश्वरी जो मेरी अपनी बेटी है उसे माहेश्वरी परिवार में शामिल करता हूं। सबके सब सुन्न थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वकीलों की टीम वसीयत तैयार कर रही थी।
अब उनकी चांदी की आत्मा को शायद शांति मिल सकेगी, जिसका दोष बस इतना था कि उसने गरीब होते हुए भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम कर लिया था। यहां दुखद प्रेम कहानी जरूर आपके हृदय को छुआ होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।